हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वार लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड समझे थे। इनको कैसे प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, इनके बेसिक डिफरेंसेस हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। ठीक है, बट इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस और होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। वो उसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर एक डिफरेंस शीट बनाई है, एक टेबल बनाई है जिसमें कि मैं सारे डिफरेंसेस मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्च ईयर कि वार लेट एंड कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट में कब लॉन्च हुए थे, कब से जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो जो वार है वो सिंस बिगिनिंग है। इट मीन्स कि जब से जावास्क्रिप्ट है तब से वार अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में और हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, बट लेट एंड कॉन्स जो है ये 2015 में लॉन्च हुए थे एज ए फीचर्स ऑफ ES6। ठीक है, तो ES6 के पार्ट थे लेट एंड कॉन्स्ट। अब ES6 क्या होता है, ES क्या होता है, अगर एंड एक्मा स्क्रिप्ट, ES मीन्स एक्मा स्क्रिप्ट। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारे वर्जन्स के बारे में बताया है, पूरी हिस्ट्री बताई है, एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है वो भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेसिबल इन ग्लोबल स्कोप। देखो, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, इसको समझने से पहले हमें ये सारे स्कोप समझने पहले से हमें ये समझना पड़ेगा कि स्कोप क्या होता है। तो देखो, स्कोप बताता है कि आपका जो आपने बेसिकली वेरिएबल्स बनाए हैं लेट, कॉन्स्ट एंड वार कीवर्ड्स का यूज़ करके, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ये कौन डिफाइन करता है, ये स्कोप डिफाइन करता है। अब अगर नहीं समझ में आया आपको तो मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से आपके पास, आपने काफ़ी ट्रक्स के पीछे देखा होगा या आगे देखा होगा कि ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट का क्या मतलब है कि उस ट्रक के पास जो परमिट है ना, जो मतलब वो जो ट्रक चल रहा है उसका जो परमिट लिया हुआ है चलाने का, वो ऑल इंडिया, इट मीन्स उसका जो स्कोप है ऑल इंडिया का है। उसको आप ऑल इंडिया कहीं भी चलाइए, नो प्रॉब्लम। बट लेट्स से आपका कोई पर्टिकुलर परमिट है, लेट्स से ओनली फॉर पंजाब है, तो आप उसको सिर्फ पंजाब में चला सकते हैं। पंजाब से आउटसाइड में आप अगर उसको कमर्शियल यूज़ में लेंगे तो वो अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको फिर पर्टिकुलर स्टेट का या ऑल इंडिया का परमिट लेना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, आधार कार्ड का स्कोप क्या है, इंडिया है। आउटसाइड इंडिया आप आधार कार्ड को एज आइडेंटिटी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। या लेट्स से आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपके स्कूल या कॉलेज का है, आप दूसरे स्कूल कॉलेज में जाके वो सेम आइडेंटिटी कार्ड या यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस तरह से इनके स्कोप्स डिफाइंड है, इन दिस सेम वे जब हम वार लेट एंड कॉन से कोई कीवर्ड बनाते हैं तो उनके भी स्कोप्स डिफाइन होते हैं। बट वो स्कोप कैसे पता लगेगा, हमने वो वार लेट एंड कॉन्स का यूज़ करके कहाँ वेरिएबल्स बनाए हैं, जावास्क्रिप्ट में किस जगह पे बनाए हैं, वो जगह डिसाइड करेगी कि इसका क्या स्कोप होगा। ठीक है, अब जो ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, देखो अगर लेट्स से हमने कोई भी वार लेट एंड कॉन्स्ट बनाया है जो कि किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी भी ब्लॉक या यू कैन से किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, तो वो किसका हिस्सा होगा, वो ग्लोबल स्कोप का हिस्सा होगा। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस तरह से इस लाइन पे यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, मैं या फिर लेट्स से यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक, ये एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे लेट्स से एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक, इस तरह से अगर मैंने वेरिएबल्स इसके अंदर नहीं बनाए, यहाँ नहीं बनाए, या मेरा कोई और ब्लॉक स्कोप कोई ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मैंने कोई कोड लिखा, यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल्स नहीं बनाए, वेरिएबल जस्ट मैंने यहाँ बाहर बनाए आउटसाइड ऑफ ऑल दिस। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो तीनों, वो सारे वेरिएबल्स, मतलब अगर आपने तीनों कीवर्ड्स का यूज़ करके बनाया, वो सब किसका हिस्सा होंगे, वो ग्लोबल स्कोप का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप्स, तो अगर बात करूं कि टॉप टू डाउन, तो जो आपका ग्लोबल है ना, वो सबका पेरेंट है, सारे स्कोप्स का पेरेंट है। अगर ये पेरेंट है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने ग्लोबल स्कोप में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट्स से आपने बोल दिया लेट ए, अब इस लेट ए को आप कहीं पे यूज़ करो, यूज़ एनीवेयर, यूज़ एनीवेयर, एनीवेयर कहाँ, एनीवेयर इन योर कोड। ठीक है, इस ए को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है। ठीक, और ग्लोबल स्कोप सारे स्कोप्स का पेरेंट स्कोप है, तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को जो आपने ग्लोबल स्कोप में बनाए हैं। तो ये होता है ग्लोबल स्कोप। ऐसे ही फंक्शन स्कोप होता है। आप देखो, अगर आपने कोई वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर बनाए हैं तो फंक्शन स्कोप में उनको फंक्शन स्कोप बोला जाएगा कि ये फंक्शन स्कोप के अंदर है। और अगर आपने कोई लेट्स से किसी कर्ली ब्रेसेस जैसे कि इफ एल्स या फॉर लूप के अंदर वो वेरिएबल्स बनाए हैं, तो उनका जो स्कोप होगा वो होगा ब्लॉक स्कोप। क्या होगा, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप, आई होप आप
आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है, बेसिक अंडरस्टैंड हो गया, तो वो भी इनफ है, क्योंकि मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में स्कोप क्या होता है, स्कोपिंग क्या होता है, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब डिफरेंस समझ लेते हैं हम क्विकली। ठीक है, तो मैं ये सब 1 सेकेंड, ठीक है, ये सब मैं कर देता हूँ। तो नेक्स्ट, एक्सेसिबल इन फंक्शन स्कोप। एक्सेसिबल इन फंक्शन ग्लोबल स्कोप, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने लेट, कॉन्स्ट एंड वार बनाया है, तो क्या हम उनको ग्लोबल स्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं कहीं पे भी? तो यस, हम उनको यूज कर सकते हैं। देखो, अगर आपने वार, लेट एंड कॉन्स्ट ग्लोबल स्कोप में बनाया, जैसे कि मैं बना देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू 20, या कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 30, ठीक, वार डी इज इक्वल टू लेट्स से 40। ठीक, अब ये मेरे जो चारों वेरिएबल्स हैं ग्लोबल स्कोप में, अब मैं इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से ए बी सी डी, ठीक, ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ क्विकली, लेट्स से टेस्ट, ठीक, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, ठीक, इस टेस्ट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। देखो, ये लाइन नंबर 7 में प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। यहाँ मैं लेट्स से कोई फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, 10 इज लेस देन 20 इट विल बी ट्रू। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए बी सी डी, तो देखो ये भी, इट मीन्स कि मैं इनको कहीं पे भी इन द कोड यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल्स बनाए। तो लेट को भी यूज़ कर सकता हूँ, वार को भी यूज़ कर सकता हूँ, कॉन्स्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ। बट जो मेन डिफरेंस है इसमें वो है अटैच टू विंडो ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको विंडो ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो जस्ट आप यहाँ पे कंसोल में विंडो टाइप कर लेना, बस इतना टाइप करके इंटर मारना। इंटर मार के आपको इस तरह का एक एरो दिखेगा, इसको आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। देखो, इस तरह से आप देखोगे अलर्ट। तो अगर आप देखोगे जो हम अलर्ट लिखते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम अलर्ट लिखते हैं ना, तो हम हमेशा अलर्ट लिखते हैं, और अलर्ट लिख के हम, जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक, तो ये हेलो अलर्ट में अपने को हेलो दिखेगा, ठीक। लेकिन ये एक्चुअली बिहाइंड जो मेरी ये कंसोल ओपन है, ये जो स्क्रीन है वो यहाँ पे इसमें दिख रहा है कंसोल, अगर आप देखोगे ना ये हेलो, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक। तो ये अलर्ट हेलो दिख रहा है, तो ये अलर्ट के आगे मैंने विंडो नहीं लिखा है, बट अगर मैं विंडो लिखता हूँ, ठीक, तो भी इट विल वर्क। तो क्यों ये वर्क कर रहा है? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे विंडो लिखा था और जब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे अलर्ट दिखा होगा। इट मीन्स कि अलर्ट विंडो का पार्ट है, और विंडो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? यू कैन से इट्स अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कोड में, ठीक है। आपको इसको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, देखिए जैसे अलर्ट है, ठीक, कन्फर्म है, और अगर आप नीचे चलेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, हिस्ट्री है, तो इसमें लोकल स्टोरेज है, नेविगेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विंडो से रिलेटेड, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन इसको एग्जैक्टली अपन यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम जो चीज़ समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं कि जो मैंने यहाँ पे d इज इक्वल टू 40 लिखा है, ठीक, तो मैं यहाँ पे अगर जाके देखूँ तो क्या मुझे ये d वेरिएबल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, अटैच टू विंडो ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स कि ये जो var d लिखा हुआ है मैंने, ये किसका पार्ट बन जाएगा? ये इसका पार्ट बन जाएगा, इस विंडो ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ ऐड हो गया, d इज इक्वल टू 40, ये रहा, ठीक। तो विंडो ऑब्जेक्ट में ये d जाके ऐड हो चुका है। अब अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, इट मीन्स कि मैं d इज इक्वल टू 40 को भी सब जगह यूज़ कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। तो क्या लेट एंड कॉन्स जो हमने बनाए, क्या वो विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं होंगे? नहीं, वो विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं होंगे। तो देख लेते हैं ए एंड बी, यहाँ पे आ रहा है कुछ, ए एंड बी पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, ए एंड बी पे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं है। अगेन विंडो ऑब्जेक्ट जो है, एंड जो मैंने बाकी चीज़ें बोली थी, जैसे कि नेविगेशन बोला था, लोकल स्टोरेज बोला था, इसके लिए बॉम का एक टॉपिक है जो कि हम बॉम की वीडियोस बनाएंगे, तब इसको डिटेल में कवर करने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड लोकल स्टोरेज क्या होता है, नेविगेशन क्या होता है। बट अभी के लिए इतना इनफ है फॉर बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन स्कोप। अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं तो क्या हम उनको फंक्शन के बाहर इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं? तो लेट्स से बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन, मैं जस्ट इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, क्विकली टेस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, लेट्स से लेट ए इज इक्वल टू 10, वार बी इज इक्वल टू 20 एंड कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 30, ठीक है। मैंने इनको प्रिंट करवाया ABC और इस टेस्ट फंक्शन को कॉल किया।
तो ये तीनों वेरिएबल्स मैंने फंक्शन के अंदर बनाए, इसलिए जो इनका स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप है, मतलब फंक्शन स्कोप है। आप इनको फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते, फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका स्कोप सिर्फ फंक्शन स्कोप है। तो मैं यूज करके देखता हूं यहां पे ए बी सी। देखो ए इज नॉट डिफाइंड मतलब ए को यूज नहीं करने दे रहा है, तो मैं ए रिमूव कर देता हूँ। बी इज नॉट डिफाइंड मतलब बी को भी यूज नहीं करने दे रहा है। सी इज नॉट डिफाइंड इट मीन्स कि सी को भी यूज नहीं करने दे रहा है। तो मतलब अगर हमने कोई भी फंक्शन बनाया है, उसके अंदर वेरिएबल्स बनाए हुए हैं लेट कॉन्स्ट var का यूज करके, तो हम उसको उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये होता है अपना फंक्शन स्कोप। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लॉक स्कोप। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक बना देता हूँ, इफ 10 इज लेस देन 20। ठीक, ये कर्ली ब्रेसेस का मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे वेरिएबल्स बना दिए मैंने, लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक, लेट बी इज इक्वल टू 20, सॉरी लेट विल बी वार, एंड लास्ट वाले को मैं कॉन्स्ट बना देता हूँ। ठीक है, 30 ए बी सी। ठीक, कंडीशन ट्रू है एंड ए बी सी प्रिंट हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ब्लॉक स्कोप, वार का ब्लॉक स्कोप होता है? नहीं होता, नहीं होता। इट मीन्स कि हम इफ एल्स के बाहर वार को यूज कर सकते हैं लेकिन लेट और कॉन्स्ट को यूज नहीं कर सकते। करके देखते हैं। तो पहले मैं लेट एंड कॉन्स्ट लिखूंगा यहाँ पे। तो लेट एंड कॉन्स्ट क्या है मेरे? ए को लिखा, नहीं यूज कर सकते, एंड सी को लिखा, नहीं यूज कर सकते, बी को लिखा, यूज कर सकते हैं। तो बी को यूज कर सकते हैं, इट मीन्स बी का ब्लॉक स्कोप नहीं है, मतलब वार का ब्लॉक स्कोप नहीं है, वार को मैं बाहर यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट इज रीडिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमें उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं नामकरण, कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो उसको नामकरण रखना है, तो अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसको नाम रखना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसे मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेट ए इज इक्वल टू 10, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 20, var c इज इक्वल टू 30। तो तीन वेरिएबल्स बनाए, डिक्लेयर किया और उनमें वैल्यू भी असाइन कर दी 10, 20 एंड 30। अब मुझे करना क्या है? मुझे ये करना है रीडिक्लेयर, मतलब मुझे इनको फिर से डिक्लेयर करना है। तो करके देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू लेट्स से 10 ही लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अलाउ नहीं कर रहा है, इट मीन्स ए हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, मतलब रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक, तो मैं अब लिखता हूँ कॉन्स्ट बी लिखता हूँ, तो ये भी अलाउ नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार सी, तो देखो वार सी मुझे अलाउ कर रहा है। अब मैं वार की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, ये जो वार बनाया मैंने सी, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाया, तो देखो क्या आ रहा है 10। इट मीन्स क्योंकि लाइन नंबर 29 पे सी की वैल्यू थी 30, लाइन नंबर 30 पे इसकी वैल्यू है 10, इसलिए क्या आएगी वैल्यू 10। बट अगर मैं लाइन नंबर 30 से पहले कहीं भी सी को प्रिंट करवाऊंगा तो वैल्यू 30 आएगी, क्योंकि चेंज तो हमने 31 पे किया है ना, लाइन नंबर 30 तक तो हमारी 30 ही है वैल्यू, तो 30 प्रिंट होगी। और इसके बाद आप कहीं पे भी यूज करोगे तो 10 प्रिंट होगी। इसका मतलब कि हम वार को क्या कर सकते हैं भाई, वार को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि नो नो। और रीअसाइन, क्या वैल्यू हम रीअसाइन कर सकते हैं? तो देख लेते हैं, वैल्यू रीअसाइन करके देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू लेट्स से 50, बी इज इक्वल टू 90 एंड सी इज इक्वल टू 100। और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखो एरर आ रही है, कहाँ आ रही है? लाइन नंबर 34 पे। लाइन नंबर 34 कहाँ है? ये बी। इट मीन्स कि बी को अलाउ नहीं कर रहा है, ए और सी को अलाउ कर रहा है क्या? यस, ए और सी को अलाउ कर रहा है। मतलब लेट को अलाउ करेगा, वार को अलाउ करेगा, कॉन्स्ट को अलाउ नहीं करेगा। मतलब कि आप लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर सॉरी लेट एंड वार के अंदर वैल्यू दोबारा से रीअसाइन कर सकते हो, नई वैल्यूज डाल सकते हो, बट कॉन्स्ट में ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज टी डी जेड एंड होइस्टिंग। टी डी जेड देखो, अगर टी डी जेड आपको नहीं पता है, अगेन मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। टी डी जेड, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेम्पोरल डेड जोन। टी डी जेड की फुल फॉर्म होती है टेम्पोरल डेड जोन। तो मतलब ये कुछ वर्ड से ऐसा पता लग रहा है कि टेम्पररी डेड जोन है, मतलब डेड जोन मीन्स कि ऐसा कुछ है कि वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये टेम्पोरल डेड जोन अगेन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, जिसकी सेपरेट वीडियो बनेगी, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट टी डी जेड वार लेट एंड कॉन्स में किस तरह से काम करती है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहां पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड कॉन्स्ट b is equal to 20 and var c is equal to 30। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ और कोड लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। ठीक, अब देखो टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन का क्या मतलब है कि देखो, जैसे
मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट आई विल ड्रॉ अ डायग्राम कि ये पर्टिकुलर, लेट्स से ये कोई सिटीज़ है, बहुत सारी सिटीज़ हैं इस तरीके से, ठीक है, इसमें अलग अलग सिटीज़ हैं, ठीक, ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं। अब आप क्या है, आपका जो बर्थ है ना वो इस सिटी में हुआ है, ठीक। अब इस सिटी में क्या रूल चलता है, मतलब इन सारी सिटीज़ में क्या रूल चलता है कि अगर आप अपनी सिटी से इधर कहीं पे भी पहले, मतलब जहां आपका बर्थ इस सिटी में हुआ है, अगर आप इस साइड कहीं पे भी जा रहे हैं इससे पहले, अपनी बर्थ सिटी से पहले वाली सिटीज़ ये दो हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट बॉटम में या आप बोलोगे राइट लेफ्ट, जैसे भी आपको समझना समझ सकते हैं, बट अगर टॉप टू बॉटम लेता हूँ तो आप बॉटम में जाना चाह रहे हैं तो बॉटम में आप कहीं पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप टॉप पे जहाँ पे आपका जन्म हो उससे पहले आप कहीं जा रहे हैं तो आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इट मीन्स कि ये आपके लिए डेड जोन एरिया है। डेड जोन एरिया मतलब इसमें यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं हो? क्यों? क्योंकि आपका तो जन्म ही यहाँ पे हुआ है, तो आपके लिए जो एप्लीकेबल सिटीज़ हैं वो सिर्फ यही है। आप यहाँ पैदा ही नहीं हुए थे आप इन दोनों सिटीज़ में, तो आप यहाँ नहीं जा सकते, आपका कोई यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। इन दी सेम वे जावा स्क्रिप्ट क्या कहती है? जावा स्क्रिप्ट इस चीज़ को बोलते हैं TDZ, टेम्पोरल डेड जोन। अब भाई टेम्पोरल डेड जोन एक्चुअल क्या क्या प्रॉब्लम है टेम्पोरल डेड जोन? तो देखो होता क्या है, जब जब हम लेट कॉन्स्ट एंड वार बनाते हैं, लेट को किस लाइन पे बनाया गया है? लेट को यहाँ पे लाइन नंबर बनाया गया है 39 पे, और कॉन्स्ट को किस लाइन पे बनाया गया है? लाइन नंबर 40 पे बनाया गया है। इट मीन्स कि लाइन नंबर 39 से पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते। ए को क्यों यूज नहीं कर सकते? यहाँ पे दो लाइन है 37 और 38, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई कोड नहीं लिखा है, लाइन नंबर 37 है, बट आप यहाँ भी कोड लिख लीजिए। अगर इसका जन्म ही लाइन नंबर 39 पे हुआ है तो 39 से नीचे किसी भी लाइन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ टेम्पोरल डेड जोन। वो एरिया लेट ए के लिए टेम्पोरल डेड जोन की तरह काम करेगा। इन दिस सेम वे बी के लिए भी सेम चीज होगी। बी के लिए लाइन नंबर 40 से पहले पहले, तो मतलब 40 से नीचे कहीं पे भी अगर आप बी को यूज करोगे तो अगेन इट विल वर्क, इट विल बी इन अ टेम्पोरल डेड जोन, और आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। देखो तो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, क्विकली इसको रब कर देता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। मैं यहां पे लिखता हूं ए, देखो कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसको पता तो है, इसने देखो ये नहीं बोला ए इज नॉट डिफाइंड। अरे ध्यान से देखो आप, इसने ये नहीं बोला ए इज नॉट डिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड मीन्स के है ही नहीं, बट इसने बोला ए है, लेकिन आप गलत जगह यूज कर रहे हो। कहाँ यूज कर रहे हो? लाइन नंबर 37 पे। इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? लाइन नंबर 39 पे। तो लाइन नंबर 39 पे यूज करो भाई, और इसके बाद यूज करो। आप इसको गलत जगह पे यूज कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, चलो गलती हो गई, आई विल यूज बी। तो बी के लिए भी सेम चीज बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो लेट मी यूज सी। सी यूज करा तो इसको देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड आया। क्यों आया ये अनडिफाइंड? क्यों? क्योंकि जिस चीज का जन्म जहां पे हुआ है, वार का जन्म कहां पे हुआ, मतलब वार आपने कहां बनाया है? वार बनाया लाइन नंबर 41 पे। सीधी सी बात है, आप उसको पहले यूज कर रहे हो। जावा स्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि यार आप करने क्या वाले हो, मतलब लाइन नंबर 37 पे आपने कोई ऐसी चीज यूज कर ली है जिसको जावा स्क्रिप्ट अलाउ कर रहा है। जावा स्क्रिप्ट बोल रहा है कि भाई वार अगर आप यूज कर रहे हो तो वार के लिए TDZ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट मीन्स कि आप उसको उसके जन्म से पहले यूज कर सकते हो, बट इसको वैल्यू तो वहीं मिलेगी जिस लाइन पे आपने डाली है, और उसके बाद आप कहीं पे भी यूज करोगे। तो मैं लाइन नंबर 42 पे अगर सी लिखता हूं तो इट विल बी 30, ठीक है। तो जब आपने वैल्यू असाइन ही नहीं की है, पहले यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड ही मिलनी है। अब एग्जैक्टली देखो, ये जो सी को मैं पहले यूज कर पा रहा हूं ना, अब एक इसके जस्ट नीचे एक हॉइस्टिंग का टॉपिक है। हॉइस्टिंग भी सेम चीज है कि अगर आप वार को पहले यूज करते हो, जिस लाइन पर डिक्लेयर किया उससे पहले आप कहीं पे भी यूज करते हो, तो आपको वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगी, प्लस आप यूज भी कर सकते हो, मतलब आपको कोई एरर नहीं आएगी। बट लेट एंड कॉन्स्ट को आप यूज नहीं करते। लेट एंड कॉन्स्ट को आप अगर यूज नहीं करते हो एंड वॉर को यूज करते हो और अनडिफाइंड आता है, तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं वार को पहले यूज कर रहा हूं और अनडिफाइंड आ रहा है तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। बट ये हो क्यों रहा है? ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? इसमें क्या ऐसा हो रहा है कि वार में लेट एंड कॉन्स्ट में, कि वार को मुझे अलाउ कर रहा है बट लेट एंड कॉन्स्ट को अलाउ नहीं कर रहा? तो नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं होस्टिंग का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं कि जब जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है तो कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले
जावास्क्रिप्ट कुछ और करता है, जिससे जावास्क्रिप्ट को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये वार है, ये लेट है एंड ये कॉन्स्ट है, ठीक है, अगर इस वार को कहीं पहले असाइन किया तो हम मतलब यूज़ किया तो हम इसको अलाउ कर देंगे, बट इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, वो एग्जैक्टली क्या होती हैं वो डिटेल में होस्टिंग में अपन पढ़ने वाले हैं। बट अभी आप इतना याद रखिए, अगर आपने वार को पहले यूज़ कर लिया तो वैल्यू विल बी अनडिफाइंड एंड लेट कॉन्स्ट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी लेट कांस्टेंट वार में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड डिटेल में इसको TDZ एंड होस्टिंग की जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में इन डेप्थ इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी इसी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।